जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का महत्वपूर्ण क्लास में। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही में पेपर 2 का हिंदी भाग। और आप सभी जानते हैं कि पेपर 2 में हिंदी भाग है या हिंदी जिनका भी है उनको पढ़ना है 10वीं क्लास का कृतिका भाग 2, क्षितिज भाग 2 और व्याकरण पढ़ना है। बस इतना ही पढ़ना है, जिसमें कृतिका भाग 2 का जो है 4 क्लास हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं और क्षितिज भाग 2 से भी क्लास शुरू कर चुके हैं। और आज हम लोग देखेंगे क्षितिज भाग 2 में फसल पाठ देखेंगे। और इस फसल पाठ को किसने लिखा है उसके बारे में देखेंगे, अर्थात कवि परिचय देखेंगे। उसके बाद इस पाठ से जो आपका जो है एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है वो देखेंगे। ठीक है, तो आपको जो है धैर्यपूर्वक देखना है शुरू से लास्ट तक क्लास, अपना नोटबुक निकाल के, क्योंकि आपका जो है एग्जाम बहुत करीब है और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, एकदम शुरू से लास्ट तक देखना है। और क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना है, पहले लाइक करना है, फिर क्लास देखने के बाद उसमें आप लोग मैसेज भी कीजिएगा अपना प्रतिक्रिया देने के लिए। ठीक है, तो देखिए इस फसल पाठ का जो कवि है उनका नाम क्या है, उनका नाम है नागार्जुन। और इनका जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म 1911 में हुआ है दरभंगा में। और दरभंगा जिला कहाँ पर है, तो ये आपका बिहार में है। ठीक है, अब इनकी मृत्यु कब हुई है, तो इनकी मृत्यु हुई है आपका 1998 में। और ये जो नागार्जुन है इनका उपनाम भी है, इसको और भी नाम से जानते हैं। तो इनका उपनाम कौन कौन है, तो इनका उपनाम है आपका जन कवि, आधुनिक कबीर भी इन्हें कहा जाता है। अब ये किस काल के कवि हैं, तो ये जो है आपका आधुनिक काल के कवि हैं और प्रगतिशील धारा में ये लिखाई या लेखन करते हैं। ठीक है, इनकी पहचान क्या है, तो इनकी पहचान कवि और लेखक के रूप में की जाती है। ठीक है, तो ये सब था आपका क्या, कवि के बारे में अर्थात नागार्जुन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब इस फसल पाठ से जो है यानी कि पद वाला जो फसल पाठ है, इसे कौन कौन से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फसल कविता किसकी रचना है। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है नागार्जुन, तीसरा है महादेवी वर्मा, चौथा है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन का। ठीक है, ये जो फसल कविता है इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम नागार्जुन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फसल कविता किनके समन्वित प्रयास की कविता है। पहला है मेहनती लोगों एवं प्रकृति का, दूसरा है गांव के लोगों का, तीसरा है शहरी लोगों के, चौथा है जवानों का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेहनती लोग और प्रकृति से संबंधित ये आपका फसल कविता है। जिसको लिखे हैं कौन, जिसको लिखे हैं नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फसल कविता किसका प्रतीक है। पहला है मेहनत, प्रयास एवं एकता का, दूसरा है लड़ाई का, तीसरा गरीबी, चौथा बेरोजगारी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेहनत, प्रयास और एकता का प्रतीक ये फसल कविता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फसल कविता में पानी को क्या माना गया है। पहला है काला जादू, दूसरा है जादू, तीसरा है वितरण, चौथा है उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जादू। फसल कविता में पानी को जादू माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फसल कविता में कवि ने कितने नदियों का जादू फसल उत्पादन के लिए आवश्यक माना है। पहला है 1 नदी, दूसरा है 100 नदी, तीसरा है आज़ादी का और चौथा है अनगिनत नदियों का। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, अनगिनत नदियों का। ठीक है, फसल कविता में कवि ने अनगिनत नदियों का जादू फसल उत्पादन के लिए आवश्यक माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि फसल किसकी गारिमा है। पहला है मेहनत कश लोगों का, दूसरा है आलसी लोगों का, तीसरा है जवान लोगों का, चौथा है लोगों का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेहनत कश लोगों का। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किस प्रकार की मिट्टी फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है। पहला पथरीली मिट्टी, दूसरा है बंजर मिट्टी, तीसरा है भूरी काली संदली मिट्टी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भूरी काली संदली मिट्टी फसल के लिए उपयोगी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भूरी काली संदली मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है। पहला है पथरीली मिट्टी, दूसरा है बंजर मिट्टी, तीसरा है उपजाऊ मिट्टी, चौथा है काली मिट्टी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका तो उत्तर हम बता ही चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपजाऊ मिट्टी। भूरी काली संदली मिट्टी कैसी मिट्टी है, तो उपजाऊ मिट्टी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि संदली मिट्टी का अर्थ क्या है। पहला है खुशबूदार मिट्टी, दूसरा है बंजर मिट्टी, तीसरा है बदबूदार मिट्टी, चौथा है चिकनी मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खुशबूदार मिट्टी। संदली मिट्टी मतलब क्या होता है, खुशबूदार मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति में हम लोग किससे दूर होते जा रहे हैं। पहला है बाजारू संस्कृति से, दूसरा है औद्योगिक संस्कृति से, तीसरा है किसानी संस्कृति से, चौथा है पारंपरिक संस्कृति से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, किसानी संस्कृति से। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि अभी जो है सब कोई ऐशो आराम करना चाहता है, मौज मस्ती से रहना चाहता है, पढ़ना है, जॉब करना चाहता है, लेकिन किसान बनना कोई नहीं चाहता है। लेकिन सभी जानते हैं कि कुछ भी काम कर लीजिए, खाने के लिए तो अन्न ही चाहिए। अगर अन्न नहीं मिलेगा तो हम लोग कुछ भी काम कर ले तो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो किसानी संस्कृति से जो है अभी उपभोक्तावाद संस्कृति के चक्कर में हम लोग दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो कम से कम अगर आप किसानी नहीं कर पाते हैं तो किसानों का रिस्पेक्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर वक्त है तो खाली टाइम में, पढ़ाई के बाद जो है खाली टाइम में आप लोग क्या करिएगा, खेत में काम जरूर कीजिएगा। और नौकरी लग जाए उसके बावजूद भी जब भी फुर्सत मिले तो अपना खेती बाड़ी वाला काम जरूर करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि फसल किसका रूपांतरण है। पहला है सूरज की किरणों का, दूसरा है चांद की किरणों का, तीसरा है ग्रीष्म ऋतु, चौथा है वर्षा ऋतु। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूरज की किरणों का। फसल किसका रूपांतरण है, तो सूरज की किरणों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि फसल को कौन थिरकते हुए स्पर्श करता है। पहला बादल, दूसरा है पेड़, तीसरा है सूरज, चौथा है हवा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हवा। हवा जो है फसल को थिरकते हुए स्पर्श करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि फसल हवा के थिरकन से सिमटा हुआ क्या है। फसल हवा के थिरकन से सिमटा हुआ क्या है। पहला है खुशी, दूसरा आंसू, तीसरा संकोच, चौथा है भार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संकोच। ठीक है, थिरकन से संकोच जो है क्या है, सिमटा हुआ है, संकोच के कारण सिमटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि कवि ने हाथों के स्पर्श को क्या कहकर व्यक्त करना चाहा है। पहला गरिमा और माहिमा, दूसरा है लघुता, तीसरा है अनावश्यक, चौथा है बेकार। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर ई, गरिमा और महिमा। कवि ने हाथों के स्पर्श को गरिमा और महिमा कहकर व्यक्त करना चाहा है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि फसल कविता हमें किसी का सम्मान करना सिखाती है, माने किसका सम्मान करना सिखाती है। पहला औरतों का, दूसरा है वृद्धों का, तीसरा है गरीबों का, चौथा मेहनत कश लोगों का। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेहनत कश लोगों का। जो भी व्यक्ति मेहनत कर रहा है उन सभी लोगों को क्या है, हमें सम्मान करना चाहिए, इस पाठ के अनुसार भी और ऐसे भी। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि हजार हजार लाख लाख कोटि कोटि में कौन सा अलंकार है। पहला है रूपक अलंकार, दूसरा है उपमा अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार और चौथा है अनुप्रास अलंकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास अलंकार। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है कि अलंकार पर जो है आपको व्याकरण में विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अलंकार जानने का तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही सुलभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि नागार्जुन जी का जन्म कब हुआ था। पहला है 1905, दूसरा है 1908, तीसरा है 1911, चौथा है 1920। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1911 में। ठीक है, नागार्जुन का जन्म कब हुआ था, तो 1911 में। और आपको बता दें 1911 से संबंधित और एक डेट जो है आप याद रख सकते हैं। क्या आप सभी जानते हैं कि 1907 ईस्वी में जो है जमशेदपुर में टिस्को कंपनी का स्थापना होती है, ये आप सभी जानते हैं। और उस टिस्को कंपनी में जो है आपका 1911 में ही क्या है, सबसे पहले क्या है, कच्चा लोहा का उत्पादन शुरू हुआ था। ठीक है, तो 1911 में क्या है, कच्चा लोहा का उत्पादन टिस्को कंपनी में शुरू हुआ था। इतना आपको याद रखना है। उसके साथ में क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि नागार्जुन जी की मृत्यु कब हुई थी। पहला है 1940, दूसरा है 1965, तीसरा है 1972, चौथा 1998। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1998। और 1998 में क्या हुआ था, तो आपको बता दें कि 1998 में, ठीक है, 1998 में भारत ने पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, कहाँ पर, तो पोखरण में दूसरी बार क्या किया था,
परमाणु परीक्षण किया था? कौन? भारत 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 कहते भारत भारत, ठीक है, 1998 में। और 1998 में किसकी मृत्यु हुई थी? तो नागार्जुन जी की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? पहला है वैद्यनाथ मिश्र, दूसरा है बद्री नारायण, तीसरा है केदारनाथ पंडित, चौथा है प्रेमधन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का मूल नाम यानी कि ओरिजिनल नाम क्या था? तो वैद्यनाथ मिश्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि वैद्यनाथ मिश्र हिंदी में किस उपनाम से लिखा करते थे? पहला है नागार्जुन, दूसरा है बद्री नारायण, तीसरा है केदारनाथ पंडित, चौथा है प्रेमधन। तो ये जो वैद्यनाथ मिश्र है, हिंदी में जब भी कोई कविता या कुछ लिखते थे तो अपना नाम क्या लिखते थे? तो अपना नाम नागार्जुन लिखते थे। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि नागार्जुन मैथिली भाषा में किस उपनाम से लिखा करते थे? पहला है पथिक, दूसरा है यात्री, तीसरा है रास्ता, चौथा है डहर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यात्री। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि ये जो लेखक है इनका नाम क्या है? वैद्यनाथ। क्या नाम है? वैद्यनाथ नाम है। और हिंदी में ये जो है जब भी कविता या कोई पाठ लिखते थे तो अपना नाम नागार्जुन बताते थे। और मैथिली भाषा में जब भी लिखते थे तो अपना नाम यात्री बताते थे। इतना आपको याद रखना है। लेकिन ओरिजिनल नाम क्या था? तो वैद्यनाथ नाम था। और वैद्यनाथ मंदिर कहाँ है आपका? झारखंड में देवघर में है। और देवघर जिला बना है 1983 में। ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, शाम को जो है शाम के 6 से 6:30 बजे तक आपका क्या है? झारखंड जीके का धाकड़ वाला क्लास आएगा। और उसको जो है आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि उसमें जो है आज के क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि नागार्जुन को मैथिली भाषा में लिखी गई किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? पहला है बादल को घिरते देखा, दूसरा है वरुण का बेटा, तीसरा है पत्रहीन नग्न गाछ, चौथा है रतिनाथ की चाची। तो मैथिली भाषा में लिखा हुआ कौन सा रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पत्रहीन पत्रहीन नग्न गाछ। ऐसा पेड़ जिसमें पत्ता ही नहीं है, पूरा टुटंगू हो गया है, वैसा इसका अर्थ होता है। तो ये जो इनका मैथिली में लिखा हुआ रचना है पत्रहीन नग्न गाछ, इसके में जो है क्या है, इसके आपको क्या है, इस किताब में या इस रचना में जो है नागार्जुन को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये था आपका जो है फसल पाठ से जो है महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छे थे या ज़रूरी थे। तो आप लोग को क्या फ़र्ज़ बनता है, आप लोग जो है क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। इतना आप लोग कीजिएगा। कल फिर आएगा महत्वपूर्ण क्लास, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।